नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी। कल एक बड़ी उन्होंने मीटिंग बुलवाई है विधानसभा चुनाव को लेकर के। हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे और लोगों ने भी ताल ठोक दिया कि विधायक टेकचंद शर्मा जी अब की बार चुनाव लड़ेंगे। विधायक साहब, कल भारी तादाद में लोगों ने आपको समर्थन भी दिया और आपने भी बड़ी जनसभा को संबोधित किया। चुनाव की डेट भी नजदीक आ चुकी है, 1 अक्टूबर से चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि विधायक टेकचंद शर्मा भाजपा की टिकट पर अब की बार दावेदार हों। कल हमने जो चुनावी सभा नहीं कह सकता मैं इसको, जो मेरे शुभचिंतक साथी हैं जो शुरू से लेकर के आज तक मेरे सुख दुख में, चाहे मैं एमएलए हारा उस समय से लेकर के जीतने तक, चाहे छोड़ने तक, वो साथियों को मैंने एक 8-10 घंटे के पहले एक फोन के माध्यम से, एक व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से बोला था, जिसमें लगभग 2,500 से 3,000 हमारे साथी आए थे। अब चुनावी समय है और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद वहाँ बुलाने के पीछे या उनका आने का मकसद क्या था कि भाई चुनावी रणनीति हमेशा बदलती रहती हैं। 2009 में क्या थी, 14 में क्या थी, अब 10 साल बाद हम चुनाव लड़ेंगे। अब बहुत बड़ा बदलाव है। आप खुद समझदार हो कि पहले व्हाट्सएप और इसकी इतनी वो नहीं थी, आजकल तो इंस्टाग्राम और क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। इसलिए सभी साथियों ने कुछ सुझाव मेरे को दिए, कुछ सुझाव मैंने उनको दिए और बैठ करके एक अपना सहभोज किया और लोगों से आपस में मिल बैठ करके आगे की रणनीति पे चर्चा की थी, जिसके अंदर हमारी सफलतापूर्ण वो डिस्कशन हुआ और आगे की रणनीति बनाई। विधायक साहब, कल हमने एक दृश्य देखा आपके इसमें, बसपा पार्टी से आप विधायक बने, लोग नाराज थे, आपने भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन बसपा की वो पूर्व टीम जिन्होंने आपको विधायक बनाया, कल वो भी मौजूद थे आपकी सभा में। भाई साहब, ये आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे जो साथी हैं वो मेरे हृदय में बसते हैं। बसपा के साथी नाराज कुछ स्वार्थी तत्व हो सकते हैं। आज भी जाटव समाज, दलित समाज मेरा अपना है। मैंने इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे से नाराजगी की तो जब बात होती, जब मैं उनसे कंसल्ट करके नहीं बात करता। मैं चाहे दुख हो, सुख हो, समर्थन हो, कोई विरोध हो, जो भी हो, मैं उनसे बैठ के डिस्कस करता हूं। और जब मैं जिस दिन 14 में विधायक बना था, 47 विधायक पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई थी। जब मेरे साथी जो कल आपने देखे और पहले भी जो हमारे साथ रहे थे, उनसे पूछा कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि बिना सरकार के विकास नहीं हो सकता। और जब उन्होंने, सभी साथियों ने जब कहा कि भाई ऐसा है, सरकार में रहते हुए विकास किए जाएं, जिसके लिए आपको यहाँ नुमाइंदगी दी गई है, उसको लेकर के हमने जब समर्थन दिया, बिना शर्त समर्थन दिया था, हमने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। हमने 372 कम्युनिटी सेंटर, चौपाल और अपने दलित वर्ग के लिए बनवाए। इसके अलावा हमने अंबेडकर भवन बनवाए। हमने हर साथी को जहां जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से पूरा सम्मान दिया, और सम्मान देना हमारा फर्ज भी बनता है। इसलिए आप जो कह रहे हो ना, वो बसपा के, मैं भी बसपा का हूं, आप भी बसपा के हैं, आप कांग्रेस के भी हैं, आप बीजेपी के भी हैं। अगर अच्छे कार्य होते हैं तो हर पार्टी, हर आदमी ये चाहता है कि हमने जो साथी चुना है वो हमारे सुख दुख में रहते हुए हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। यही उनकी अपेक्षाएं होती हैं। अब आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा की टीम ने कल भी समर्थन किया, पूर्व वाली ने, उन्होंने कहा हम विधायक टेकचंद शर्मा के साथ हैं, चाहे टेकचंद शर्मा निर्दल ले आए, हम तब भी उनके साथ हैं। क्या विकास कार्य किए हैं आपने दलित समाज के इस पृथला विधानसभा में, जो इतना प्यार कल मेरे को यहाँ देखने के लिए मिला? जेपी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, एक तो ये शब्द हटाइए, क्या सारा दलित वर्ग बसपा का है? ये सारा दलित वर्ग हर पार्टी में रहते हुए, हर समाज में रहते हुए, बहुजन समाज पार्टी भी एक संस्था है, अब नई एक संस्था आई है आजाद समाज पार्टी। ऐसे ही नई नई चीजें आती रहती हैं, एक संगठन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। आज
जहां तक बात है, आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछे तो अच्छा लगेगा कि आपने दलित वर्ग के लिए क्या किया, तो शायद मैं उस चीज का जवाब अच्छी तरह से दे सकूं। विधायक साहब, मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी अपने चुनावी जनसभा में तमाम गांव में गए, वहां अम्बेडकर भवन की बात की कि 59,48,000 से अम्बेडकर भवन बनेंगे, लेकिन अभी तक एक भी नारियल नहीं फोड़े। क्या इसका प्रभाव आपको चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 14 से 19 जो मैंने काम किए हैं, मैं 19 से 24 नहीं रहा। अंबेडकर भवन की बात करते हो, आप पूरे फरीदाबाद के अंदर देख लीजिए, अंबेडकर भवन मैंने बनवाया था खजूर के में, अंबेडकर भवन बनवाया मैंने आल्हापुर में, अंबेडकर भवन बनवाया मैंने कटेसरा के अंदर। ऐसा नहीं है, 372 कम्युनिटी सेंटर चौपालें हमारी ऐसी हैं जो अंबेडकर भवन के मूर्ति के साथ साथ अंबेडकर जी का नाम को छोटा नहीं करते हम। अंबेडकर जी इस राष्ट्र के निर्माता के रूप में रहे। उन्होंने सदैव सबको साथ लेकर के कहा, जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए आपको अगर आप जानते हो तो मैं बताना चाहता हूं कि अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही ताकतवर होगा। ये उन्होंने ही कहा था ना। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लाने के पीछे क्या था, हम जब 14 से 19 एमएलए रहे, उस समय पे हम 17 इंस्टीट्यूट शिक्षा के क्षेत्र में लाए। ये क्या है, ये क्या अंबेडकर जी का ही सपना तो मैं पूरा कर रहा था। आज यूनिवर्सिटी यहां पे आई, यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज आया, 3 आईटीआई आई महाना फतेहपुर और सिकरौना के अंदर, इसके बाद अलावा नर्सिंग डिग्री कॉलेज आया। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे से पूर्व में भी विधायक रहे, मेरे से बाद में भी विधायक रहे, एक संस्था का नाम तो बताएं वो शिक्षा के क्षेत्र में यहां पे कितना लेकर के आए। वो तो कहते हैं नौकरियां दी हैं हमने। नौकरियां, बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात आपने कही। नौकरी उन्होंने कौन सी दी? अपने बच्चों को दी। नौकरियां उन्होंने कौन सी दी? 90% जो बच्चे के नंबर आ रहे थे उसके कटवा करके 70% वाले बच्चे को नौकरी लगवाया। ये पर्ची और खर्ची का जो माध्यम था ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। वो नौकरी देना नहीं, वो किसी के हक को छीनना, उन लोगों के प्रति आत्मा को कचोटना मैं तो कहूंगा। नौकरियां हमारी सरकार के माध्यम से भी मिली हैं, जो बिना पर्ची खर्ची के लगभग हरियाणा के अंदर 1,40,000 और अभी का तो 1,20,000 पक्के किए हैं। 1,40,000 नौकरियां 10 साल के अंदर मिली हैं, किसी की कोई पर्ची खर्ची नहीं चली। जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी तो लोग वहां पे एक तरफ से लंबे लंबे कुर्तों को पहन करके नेतागण के जाते थे, वहां उनको जाकर के सेवा पानी करते थे या क्या करते थे, तब जाकर के विधायक लिख के देता था। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी नौकरियां हमारे क्षेत्र में मिली हैं वो 900 नौकरी या 700 नौकरी बताते हैं। आज कम से कम मैं बताऊं, लगभग मैंने कल पता किया था 2700 नौकरियां पृथला क्षेत्र में अब तक लग चुकी हैं। और इसके अलावा मैं बताता हूं, मैंने एक नौकरी का पेड़ ऐसा लगाया है कि चाहे मैं रहूं ना रहूं, मेरे बाद भी सैकड़ों साल तक वो फल देता रहेगा। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो विश्व स्तरीय एक संस्था है और हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहली संस्था बनी, 4 साल के अंदर अंदर 3.5 साल ही हुए हैं, उसमें से अब तक लगभग 4,000 बच्चे नौकरी ले चुके हैं और हर साल 3-4 हजार बच्चे उसमें से आगे चल के सीधे नौकरी लगेंगे। ये नौकरी देना होता है, ना कि मतलब किसी की पर्ची बना करके देना, अपनी पुत्र वधुओं को नौकरी में लगाना। किसने लगा दिया पुत्र वधु? आप पता कर लीजिए कि भाई देखिए नायब तहसीलदार कौन लगे हैं। मेरे बच्चे तो नहीं लगे, मैं भी विधायक रहा हूं, मेरे बच्चे तो मदरजा मास्टर नहीं लगे। आप पता करिए उनसे, पुराने विधायक जी से, जो ये कहते हैं ना ईमानदारी का ढकोसला पीसते हैं, उनसे पूछिए कि शायद उनके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पुत्र वधुएं पढ़ी लिखी थी, उनको नायब तहसीलदार और मास्टर किसने लगवाया, कैसे लगे? क्या ये पृथला विधानसभा क्षेत्र के बच्चे, वहां पे कोई योग्यता नहीं थी? आपको मैं बताना चाहता हूं, अरे भाई, जहां तक राजनीति की बात है, मैं राजनीतिक जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं
कि शायद मेरी 3 बेटियां और तीनों बेटी जितनी क्वालिफाइड हैं, आज कोई भी परिवार में से बता दो इतना। बड़े वाली सर्जन है, एमडी है, दूसरे वाली एलएलएम करके वो भी पीएचडी है, तीसरे वाली एमबीबीएस करके एमडी की तैयारी कर रही है। क्या मैं नहीं नौकरी लगवा सकता था? मैंने कभी नहीं इस चीज के लिए कहा, मैंने सरकार से कभी ये नहीं हक मांगा। मेरे तो सारे बच्चे जो 2.5 लाख 2.25 लाख वोटर्स है और जो उनके बच्चे हैं, साथी हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। मैं आज उन 3 बच्चियों पे ये कहूं कि वो भी अपने योग्यता के अनुसार जहां जैसा नौकरी कर रही करें, क्या फर्क पड़ता है? विधायक साहब, एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव था, संविधान बदलने की बात कांग्रेस सरकार ने की। अब विधानसभा का चुनाव है, क्रीमी लेयर में जो एससी रिजर्वेशन को डालने की बात चल रही है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान आया है और कल 21 तारीख को बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी तमाम ऐसे संगठनों ने भारत बंद का जो है आगाज किया है। क्या इससे भाजपा पर विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? बड़ा अजीब सा मामला है। देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिसीजन को लिया। भारतीय जनता पार्टी अगर इस डिसीजन को करती तो अलग बात था। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा इशू, सुप्रीम कोर्ट को आप सर्वोपरि मानते हो, हमें पता नहीं उन्होंने क्या किया है, चाहे क्रीमी लेयर हो या कोई हो। दूसरी चीज, संविधान बदलने की बात, यार बाबा साहब को कौन चैलेंज कर सकता है? इस संविधान ना कभी बदला गया है, ना संविधान बदला जा सकता। जब तक ये हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिंदा है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। दूसरा चीज, अमेंडमेंट होते रहते हैं, अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, अमेंडमेंट आगे भी होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक र्यूमर फैलाई थी कांग्रेसियों के माध्यम से, जिसमें वो सफल भी रहे, जिसकी वजह से उनकी लोग समझ चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तीसरी बार ओथ लेने के लिए, सबसे पहले नतमस्तक होकर के संविधान को इस माथे पे चूमते हैं। इससे पहले तो सेंगोल के आगे उन्होंने माथा चूमा। नहीं, सेंगोल अलग चीज है। सेंगोल को देखिए, वो संगोल को आप इस तरीके से मान करके चलते हैं कि ये राजशाही ठाट का हुआ है। नहीं, ये राजशाही जो पार्लियामेंट बनी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां से ही हमारा हिंदुस्तान का राज चलता है। पार्टी कोई हो, कोई साथी प्राइम मिनिस्टर बने, वो संगोल इसलिए नहीं है कि भाई वो भारतवर्ष जिंदा है, भारतवर्ष के माध्यम से इसका स्वाभिमान जिंदा है, उसके लिए वो संगोल था। ना कि इसको नेगेटिव लेकर के कोई चले, ये गलत बात है। और हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी ने तमाम परियोजनाएं लागू की हैं। अभी तक इन योजनाओं का लाभ भी हरियाणा के लोग नहीं ले पाए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो प्लॉट बंटने की बात हो, तो पृथला विधानसभा में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां गरीबों को 100-100 गज के वर्ग गज के प्लॉट मिले और भाजपा को वो वंचित लोग वोट दे पाए। भाई साहब, एक बड़ा विचित्र सा मामला है। जो 1,20,000 बच्चे जो 15-17 साल से कांग्रेस के टाइम से अडहोक पे थे, उन्हें कभी भी कोई निकाल सकता था। उसमें ये तो नहीं है कि वंचित वर्ग के नहीं है, या उसमें स्मार्ट वर्ग के हैं, या जाति विशेष के हैं। एक कलम से पक्के हुए और आज उनका बेनिफिट सबको मिल रहा है, चाहे कोई साथी है। नंबर 1। नंबर 2, 49,000 परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया। उसमें 1 लाख वंचित वर्ग की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 49,000 परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करी, वो लागू हो चुका है। आपने कही प्लॉटों की बात, प्लॉटों की 5 अगस्त को कैबिनेट में पास हुआ। आप हर सरपंच आपके पास हैं, आप सरपंचों से पता कर लीजिए कि 7 अगस्त को एक सर्कुलर आता है कि भाई आप अपने गांव में जहां जहां जमीन नहीं है, वो तो जमीन की रिक्वायरमेंट बताइए, और जहां जमीन है वहां अपने वो लिख के दीजिए, और कितने आपके पात्र, लगभग कितने आपके पात्र वो होंगे। अब की बार उसमें और दायरा बढ़ाया कि 1,80,000 जिन पे मतलब जो है ना आमदनी है, या 6 लाख जो भी है उनका परिवार पहचान पत्र में, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे जाट समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, दलित समाज से हो, गरीबी
किसी की रिश्तेदार नहीं होती। गरीबी जरूरी नहीं है कि हमारे दलित समाज में हो, वो ब्राह्मणों में भी हो सकती है, वो जाटों में भी हो सकती है, वो मुस्लिम भाइयों में भी हो सकती है। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, किन किन मुद्दों पर पृथला विधानसभा में विधायक टेकचंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं 14 से 19 रहा, 2500 करोड़ के विकास कार्यों को बार बार गाऊं तो ये कहेंगे ये तो एक चीज रट रखी है, और उसके हिसाब से आप ये सवाल जो मेरे से किया है, मैं कहना चाहता हूं आप उन साथियों से भी पूछिए जो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक नारा है, काम अभी कुछ बाकी हैं। क्या क्या काम बाकी हैं विधायक साहब? बड़े काम क्या बाकी हैं? बड़े काम ऐसे हैं कि आने वाला पंचवर्षीय जो योजना है पृथला के अंदर, वो पृथला एक स्वर्णिम युग होगा। मेरा जो एजेंडा है, यहाँ पे चाहे बॉम्बे बड़ौदा हाईवे हो, चाहे ताज एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे केजीपी हो, चाहे चारों तरफ से ये हमारा पृथला विधानसभा क्षेत्र मेन हाईवे से जेवर एयरपोर्ट वाला हाईवे घिरा हुआ है। यहाँ एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार हो जाते हैं। यह हार्ट बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो यहाँ एक सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि पृथला के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। दूसरा, जिस तरीके से मैंने बताया, इन हाईवेज के बीच में एक जगह कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए थोड़ा सा, वही 20-25 किलोमीटर में। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हमारी इच्छा है। मैंने 24 पॉइंट बनाए हैं वैसे तो, बाकी मुख्य मुख्य बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, जो कि पानी का जो वाटर लेवल है वो कम से कम 10 से 15 फुट नीचे चला गया है, और उस वाटर लेवल को ऊंचा लाने के लिए कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, वरना तो ये फरीदाबाद भी प्यासा मरेगा, और हमारे देहात में भी जहां रेन्यूअल स्कीम चली हुई है वो भी बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। उसके अंदर हमने सोचा है कि जब तक यमुना पे 1000 एकड़ के आसपास कर में बैराज नहीं बनेगा, बैराज बनते ही वाटर लेवल ऊंचा भी आएगा और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। इसके अलावा जो सबसे मेजर वो है, आज हमने ये जो कहते हैं हम ग्रीन कॉरिडोर कहूँ या क्या कहूँ इसको, जेवर एयरपोर्ट वाला रास्ता है, ये इस पे मोहना में कट भी मिल जाएगा, मिल भी गया। उसका कट का जो है ना फॉर्मेलिटी होनी बाकी रहती है। उसको बनने से जब तक हमें कोई फायदा नहीं है, जब तक ये जितना ये क्षेत्र है अलालपुर से लेकर के और छायसा और जो फरीदाबाद का छोटा मोटा क्षेत्र बड़ा, क्योंकि परले साइड में तो आर जोन आ गया है। मैं एक एक गांव की बता सकता हूँ। इस क्षेत्र में जब तक डी कंट्रोल एरिया ये नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, तब तक इसका कट का हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जिस दिन डी कंट्रोल होता है, जिसने जमीन बेचनी है उसका कम से कम 4 गुना रेट बढ़ेगा। जो इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहां पे जॉब ओरिएंटेड मतलब क्षेत्र होगा, इलाके के अंदर एक वैभूति आएगी। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से हम ये जो 5-7 परियोजनाएं हैं उनको लेकर के भी चलेंगे, और आशा इन्हें मैं उम्मीद भी करता हूं कि आदमी की काम करने की नीयत हो तो कहीं पे कोई मार नहीं खाता। हर भाई को साथ लेकर के मेरी ये जनता जनार्दन को मैं एक विश्वास देता हूं कि आपने मेरे को आज, मेरा खाली ये परिवार सीमित नहीं, मेरा पृथला विधानसभा क्षेत्र परिवार है। मैं औरों की तरह रोना धोना कर करके चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं अपने विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी इंसानियत के नाम पे चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अपने भाईचारे को बढ़ाने के नाम पे चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी ईमानदारी पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। अभी आपने बात की पानी के वाटर लेवल की। कल आपकी सभा में आपने आवाज उठाई थी, जो कि आगरा कैनाल है और जमुना है, दिल्ली का मलमूत्र आता है, इससे लोग भी परेशान है, इससे बॉर्डर से लेकर बॉर्डर के लोग भी परेशान हैं, बदबू आती है, जमीन खराब हो रही है। अभी तक किसी विधायक ने भी इसकी आवाज नहीं उठाई, आपने विधानसभा में भी आवाज उठाई, इस पर कोई अमल नहीं किया गया 10 साल भाजपा की सरकार में? नहीं, 10 साल नहीं भाई, मैं आपको बताऊं, हमने जब ये आवाज उठाई थी उस समय पे आगरा कैनाल, गुड़गांवा कैनाल और सभी जमुना का पानी, इसको लेकर के उठाई, और उसमें हमने सभी साथियों, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे एनएलओ के थे, सबका सहयोग भी मांगा था। और उसमें एक कमेटी भी बनी थी, उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री थे श्री ओपी धनखड़ जी के नेतृत्व में, 15 विधायक थे हम, नितिन गडकरी जी से भी मिले, सब कुछ हुई। बाकी वो आगे प्रोसेस आने वाले समय में वो हमारे जो साथी हैं जिन किस तरीके से चूके, उन्होंने वो उसको आगे नहीं बढ़ाया, वरना तो इस जमुना के साथ साथ
2 नाले बनने थे और उनमें सारा सीवरेज का पानी आकर के उसे रिफाइंड करके आगे डालना था, जिससे कि वो परेशानी भी दूर हो जाती और साफ पानी भी हमें मिलने लगता। ये बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ये पंचवर्षीय योजना के अंदर हम पूरा नहीं कर पाए। आगे की सरकार ने, आगे की मतलब जो साथी बने, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, ना कि मैं। आने वाले समय में उस परियोजना को भी दोबारा से लागू किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी। साफ साफ बता दिया है, भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके तमाम परियोजनाओं के तहत पृथला विधानसभा में विकास करेंगे। जो विकास 5 साल से रुके हुए थे, उनको एक नारे के तहत उन्होंने बताया कि अभी काम कुछ बाकी हैं। क्या काम बाकी हैं? बड़े काम बाकी हैं। पहले भी 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य पृथला विधानसभा में कर चुके हैं। इसी के साथ अगली अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज, जयप्रकाश के साथ।